The Curious Case of Benjamin Button। God in heaven, he looks just like my ex-husband. एक हॉस्पिटल रूम में एक ओल्ड लेडी अपने आखिरी सांसें गिन रही है। उसकी बेटी कैरोलाइन यहीं पे उसके साथ होती है। बाहर मौसम खराब होता है और एक हरिकेन भी आने वाला होता है, लेकिन कैरोलाइन को सिर्फ अपनी माँ की टेंशन होती है। वो जानती है कि उसकी माँ जिंदा बचने वाली नहीं है, तो कैरोलाइन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है ताकि उसके आखिरी पल आराम से निकल जाए। ये बूढ़ी माँ अपनी बेटी को एक क्लॉक के बारे में स्टोरी बताती है जो कि उल्टी दिशा में घूम रही होती है। कहानी की शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से होती है। एक ब्लाइंड क्लॉक मेकर और उसकी पत्नी का सिर्फ एक ही बेटा होता है जो कि जंग पे चला जाता है। कुछ देर बाद उनको अपने बेटे की मौत के बारे में खबर मिलती है। उनके बेटे की लाश घर आती है और उसे दफनाया जाता है। अपने बेटे को दफनाने के बाद ये क्लॉक मेकर इस शहर के ट्रेन स्टेशन के लिए एक घड़ी बना रहा होता है, लेकिन इसके बेटे की मौत ने इसे इतना सदमा दिया कि इसने एक अलग ही तरह की क्लॉक बना दी। और ग्रैंड ओपनिंग के दौरान हमें पता चलता है कि ये क्लॉक उल्टी दिशा में घूमती है और इस शख्स के तहत ये क्लॉक उन मरे हुए सोल्जर्स को वापस जिंदगी में आने का एक मौका देगी ताकि देश के जवान और उसका बेटा एक नॉर्मल लाइफ दोबारा से जी सके। और इसके बाद ये क्लॉक मेकर गायब होता है। कुछ लोगों ने कहा कि वो एक बोट में जाकर समंदर के रास्ते से चला गया और कुछ ने कहा कि वो गहरे सदमे की वजह से मर चुका है। और तभी ये बूढ़ी औरत एक अजीब सी दुआ करती है और इस पे उसकी बेटी कैरोलाइन उसके बैग से एक पुरानी बुक निकालती है और उसको पढ़ने लगती है। और ये डायरी होती है बेंजामिन बटन की। उसने एक अलग ही कहानी लिखी है। My name is Benjamin. Benjamin Button. बेंजामिन उस रात पैदा हुआ था जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ था और इस समय पे पूरे शहर में खुशी का माहौल होता है। खुशी से भरा ये पिता अपनी वाइफ के पास जाता है, बट वो कुछ ही लफ्ज बोल पाती है। वो जन्म देने के बाद ही मर गई। उसकी वाइफ अपनी पति से प्रॉमिस लेती है कि वो अपने बेटे की देखभाल करेगी, लेकिन जब वो अपने बेबी के पास जाता है और ब्लैंकेट उठाता है, वो कोई आम बच्चा नहीं देखता बल्कि एक बूढ़ा बच्चा देखता है, जैसे वो कोई बूढ़ा आदमी हो। डर के मारे चिल्लाते हुए ये इस बेबी को उठाता है और घर के बाहर चला जाता है। पहले तो ये इस बच्चे को नदी में फेंकना चाहता था, लेकिन तभी एक पुलिसमैन उसके पीछे पड़ता है। भागते भागते मिस्टर बटन एक नर्सिंग होम के पास पहुंच जाता है। ये इस बच्चे को यहाँ सीढ़ियों पे रखता है और उस बच्चे के कपड़ों में कुछ पैसे रख के यहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद इस नर्सिंग होम से एक वर्कर अपने फियांसी के साथ बाहर निकलती है। बच्चे को देखने के बाद कोई नहीं इस बच्चे को वहीं पे नहीं छोड़ती, बल्कि वो उसे अपने बच्चे की तरह पालने और पोसने लगी। वो इसका नाम बेंजामिन रखती है और वो इस घर के बड़े लोगों से इस बच्चे को दिखाती है। इसके बाद वो एक डॉक्टर को बुलाती है जो इस बच्चे का चेकअप करता है। ये होता है प्रीमेच्योर एजिंग। जन्म के बाद से ही इस बच्चे को एक इलनेस होती है जो इसे दिखने में बूढ़ा बना देती है। डॉक्टर के तहत ये बच्चा ज्यादा देर तक नहीं जीने वाला और ये डॉक्टर इस बच्चे को एक स्पेशलाइज्ड केयर सेंटर में भेजने को कहता है, लेकिन कोई नहीं मना कर देती है और इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालने लगती है। नर्सिंग होम में ये बच्चा अच्छे से रहने लगता है और यहाँ के बुजुर्ग इसके अपीयरेंस से डिस्टर्ब नहीं होते। अब बेंजामिन 3 साल का होता है जो कि व्हील चेयर पे बैठा होता है और वो 80 साल के बुजुर्ग जैसा लगता है और उसे अपना शरीर 80 साल के बुजुर्ग जैसा लगता है। डॉक्टर की जो प्रेडिक्शन होती है वो सच नहीं होती और ये बच्चा उससे बहुत लंबा जीता है, लेकिन वो खुद से नहीं चल सकता, तो वो इस व्हील चेयर पे ही घूमता रहता है। सैटरडे के दिन क्वीनी बच्चे को चर्च में लेके जाती है इस उम्मीद से कि क्वीनी प्रेग्नेंट हो जाए और बेंजामिन दोबारा से चलने लग जाए। क्वीनी बहुत सालों से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी किस्मत में नहीं होता। एक दिन यहाँ का पादरी खड़ा उठता है और लॉर्ड से इस बच्चे को दोबारा चलने की शक्ति मांगता है। कुछ देर तक इसका ये ड्रामा चलता है और इस पूरे सिचुएशन को एक शो में बदल देता है। पैस्टर क्वीनी से बातें करता है, लेकिन कुछ भी अनयूजुअल नहीं होता, लेकिन किसी तरह से वो बेंजामिन को चलने के काबिल करता है। यहाँ का क्राउड बहुत खुश होता है और सेलिब्रेट करने लगता है, लेकिन जैसे ही बेंजामिन चलने लगता है ये पैस्टर गिर के मर जाता है और तब से 7 साल का बेंजामिन अपने स्टिक्स के सहारे चल रहा है। अब नर्सिंग होम की लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। इस घर के बहुत सारे सदस्य मर जाते हैं और नए भी आते हैं। इस दौरान बेंजामिन बहुत अच्छे लोगों से मिलता है और वो बहुत कुछ सीखता है। एक दिन एक ब्लैक आदमी बेंजामिन को इस नर्सिंग होम के बाहर लेके जाता है और बाहर की दुनिया दिखाता है। वो बेंजामिन को एक बियर भी ऑफर करता है। ऑडी को घूमना बहुत पसंद होता है और इस बात से बेंजामिन भी बहुत उछल कूद करता है। इसके बाद बेंजामिन को एक अनजान जगह पे अकेले छोड़ के चला जाता है, लेकिन वो खुद से रास्ता ढूंढकर अपने घर तक पहुंच जाता है। ये उसके बाहरी दुनिया में
में पहले कदम होते हैं। वो बहुत थक चुका है लेकिन खुश होता है। इसी दौरान प्रेजेंट में न्यूज से पता चलता है कि यहाँ पे आने वाला हरिकेन बहुत स्ट्रांग होने वाला है और इस वजह से यहाँ की नर्सेस बहुत टेंशन में होती है। इसके बावजूद भी कैरोलाइन की मदर उसे डायरी कंटिन्यू पढ़ने को कहती है। अब यहाँ पे 1930 का थैंक्सगिविंग डे होता है। बेंजामिन अपने फादर को पहली बार देखता है लेकिन उसे बिल्कुल भी खबर नहीं होती। मिस्टर बटन इस बच्चे को सिंपली देखता रहता है जैसे हर कोई ओल्ड ग्रैंडफादर मानता है। और इसी दिन बेंजामिन डेजी से मिलता है। डेजी एक अट्रैक्टिव बच्ची होती है विद ब्लू आईज। वो जल्दी से एक दूसरे के फ्रेंड बनते हैं और एक दूसरे के आसपास रहना पसंद करते हैं। हालांकि ये दोनों एक ही एज के हैं लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये बच्ची का दादा हो। लेकिन इसके आसपास के लोगों को ये नहीं पता होता है कि बेंजामिन सिर्फ एक बच्चा है और वो अपनी फ्रेंडशिप को डेजी के साथ क्रिटिसाइज करने लगता है। लेकिन डेजी और बेंजामिन एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। इन दोनों के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है और ये अपने सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं। कैरोलाइन हैरान होती है जब उसे पता चलता है कि उसकी मदर वही डेजी है जो इस किताब की स्टोरी में है। कहानी चलती है, वक्त बीतता है, क्वीनी एक बच्ची को जन्म देती है। खुदा उसकी दुआओं को कबूल करता है और इसके चलते बेंजामिन इंडिपेंडेंट होता है और दूसरे लोगों के साथ घुलने मिलने लगता है। एक लेडी उसे पियानो चलाना सिखाती है और इसी समय पे बेंजामिन नोटिस करता है कि उसके बाल अब मोटे होने लगे हैं और उसकी बॉडी स्ट्रांग होने लगी है। वो अब स्टिक्स के सहारे नहीं चलता बल्कि खुद ही चलता है। एक दिन क्वीनी बेंजामिन को, जो 15 साल का हो चुका है, उसे अपने साथ एक पोर्ट तक लेके जाती है और यहाँ पे ये गलती से एक शिप में चढ़ जाता है। इस शिप का कैप्टन माइक, जिसे पीना बहुत पसंद है, उसे बेंजामिन से बात करने में मजा आ रहा है। अब बेंजामिन घर की तरफ जा रहा होता है तभी उसके साइड में एक कार रुकती है और ये मिस्टर बटन की कार होती है। इसके बाद मिस्टर बटन बेंजामिन को ड्रिंक पे इनवाइट करता है और वो बहुत देर तक यहाँ पे बैठे और बातें करते रहते हैं और बेंजामिन इस दिन को एक टाइटल देता है, द मोमेंट ऑफ ग्रोइंग अप। इसी दौरान बेंजामिन डेजी की तरफ और भी अट्रैक्ट होने लगता है। एक दिन वो डेजी को पोर्ट पे लेके जाता है और कैप्टन माइक को उन्हें नदी में सैर कराने के लिए कहता है। इस बात से कैप्टन की लाइसेंस भी रद्द हो सकती है लेकिन वो मान जाता है और इनके साथ चलता है और ये इस रोमांटिक मॉर्निंग को इस नदी के किनारे पे एंजॉय करते हैं। बेंजामिन को अपनी बॉडी में चेंज दिखाई देती है और उसे लगता है कि वो अब यंग होने लगा है और एक दिन वो फैसला करता है कि वो अब खुद की जिंदगी जिएगा और एक लंबे सफर के लिए निकल जाता है। वो डेजी से गुड बाय कहता है और डेजी उसे हर टाइम लेटर्स भेजने को कहती है। अब बेंजामिन और डेजी अलग रास्ते पे चले जाते हैं। डेजी एक बैले स्कूल में चली जाती है और एक डांसर के तौर पे अपना करियर स्टार्ट करती है और दूसरी तरफ से बेंजामिन एक बोट में पूरी दुनिया की सैर करता है और जैसे कि उसने डेजी से प्रॉमिस किया होता है, वो लगातार डेजी को पोस्ट कार्ड्स भेजता रहता। एक दिन कैप्टन कहता है कि बेंजामिन अब बहुत यंग लग रहा है और हैंडसम भी। बेंजामिन हंसता है और उसे पता होता है कि वो अब यंग हो रहा है। ट्रिप के दौरान ये क्रू एक विंटर पैलेस होटल में रुकता है और यहाँ पे बेंजामिन एलिजाबेथ से मिलता है। ये एक मिडिल एज मैरिड वुमन होती है विद एन ऑर्डिनरी लुक। बेंजामिन को वो बहुत खूबसूरत लगती है और एक रात नींद न आने की वजह से बेंजामिन अपने बेडरूम से बाहर निकलता है और नीचे आता है। वहाँ पे उसे एलिजाबेथ मिलती है, उसे भी नींद नहीं आ रही होती है। वो यहाँ पे चाय पीने के लिए बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। एलिजाबेथ कहती है कि मैं किन किन जगहों पे गई हूँ। इन दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और ये अब कंटिन्यू होता है। वो हर रात एक दूसरे से मिलते और सुबह तक बातें करते रहते हैं। इस दौरान बेंजामिन डेजी से भी बात करता है और वो उसे इस औरत के बारे में कहता है। इस समय पे बेंजामिन डेजी को एक चाइल्डहुड फ्रेंड की तरह मानता है और एलिजाबेथ को अपना सच्चा प्यार, और इन दोनों का रोमांस भी एक मिस्टीरियस टाइप का होता है। और एक रात एलिजाबेथ के कहने पर वो बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को अपने फीलिंग्स का इजहार नहीं किया होता है लेकिन उससे इनकी जिंदगी पे कोई भी असर नहीं पड़ता और इसी दौरान एक रात को इस खुशी का खात्मा होता है। इस रात एलिजाबेथ इससे मिलने नहीं आती और इस होटल से भी गायब होती है और इसी दौरान बेंजामिन को पता चलता है कि जंग शुरू हो गई है। एलिजाबेथ ने सिर्फ एक नोट छोड़ा होता है जिसपे लिखा होता है ग्लैड दैट आई मेट यू और उसके बाद उसे एलिजाबेथ का कोई भी अता पता नहीं लगता। इसी दौरान अमेरिकन गवर्नमेंट जापान के लिए एक शिप भेजती है और बेंजामिन भी इसका हिस्सा होता है। इस शिप का कुक काम करने से मना कर देता है तो बेंजामिन उसकी जगह लेने को कहता है। वो अब कॉम्बैट जोन में आते हैं और रास्ते में उन्हें एक जहाज मिलता है जिसे टॉर्पेडो से ब्लास्ट किया गया था। पानी में हर जगह लाशें होती हैं और इनको पता होता है कि अगला टारगेट हम होने वाले हैं और ये क्रू जंग के लिए तैयारी करता है। दोनों तरफ से गोलीबारी चलती है और दुश्मन से लड़ते हुए वो दुश्मन की सबमरीन से टकरा जाते हैं और दोनों की शिप्स पानी में डूबने लगती हैं। इस रात 28 लोगों की मौत होती है, उनमें से कैप्टन माइक भी होते हैं। अब यहाँ से बचने के बाद बेंजामिन अपनी सारी सेविंग्स एक आदमी को देता है क्योंकि उसे इन पैसों की नीड होती है। वो इन सेलर्स को गुड बाय कहता है और इस जंग से इसे पता चलता है कि मौत एक जीवन का हिस्सा है। जंग खत्म होने के बाद 26 साल का बेंजामिन घर आता है और इस टाइम पर वो 40 साल का
लग रहा होता है। इसकी मदर क्वीनी ने बेंजामिन को बहुत टाइम से नहीं देखा होता है और अपने बेटे से मिलने के बाद क्वीनी बेंजामिन के लिए एक लड़की और जॉब ढूंढने का फैसला करती है। बेंजामिन के आने के बाद डेजी भी नर्सिंग होम में आती है। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और खुश होते हैं, लेकिन अब बेंजामिन डेजी को बच्चे की तरह नहीं देखता। वो उसे एक खूबसूरत औरत की तौर पे देखता है। वो उसे यहाँ के एक फेमस रेस्टोरेंट पे डिनर के लिए कहता है, तो यहाँ पे डेजी उसे अपनी लाइफ और करियर के बारे में बताती है, जो कि जंग की वजह से रुक गई थी। अब पार्क में घूमने के दौरान डेजी यहाँ पे नाचने लगती है। डेजी बेंजामिन की तरफ अट्रैक्ट होती है, लेकिन बेंजामिन उसके साथ कोई भी फिजिकल या किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रखना चाहता। तो वो उसे सजेस्ट करता है कि हम वॉक पे चलें और म्यूजिक सुने। इसी दौरान बेंजामिन सरप्राइज होता है क्योंकि उसकी बॉडी अब और भी जवान होने लगती है और जल्द ही उसके फादर उससे मिलने आते हैं और उसे अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, जो कि बर्टन्स मैन्युफैक्चर करने की कंपनी होती है। और बेंजामिन से बातें करने के बाद मिस्टर बर्टन हिम्मत जोड़ के बेंजामिन को सच बता देता है कि वो उसके फादर हैं और उसे कंपनी सौंपने का फैसला किया है, क्योंकि मिस्टर बर्टन अब बूढ़े हो चुके हैं और बिजनेस को नहीं संभाल पाते। बेंजामिन कुछ नहीं कहता, चुप होता है और घर जाके अपनी मदर क्वीनी से कहता है, लेकिन वो ये खबर सुनने के लिए तैयार नहीं होती और वो बेंजामिन से गुस्से से बात करती है। अब कुछ देर बाद बेंजामिन अपने फादर के पास रात को जाता है और यहाँ से वो दोनों समंदर के किनारे सनराइज देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये बेंजामिन के लिए एक लास्ट फेयरवेल और रिकंसिलिएशन भी होता है और इसके तुरंत बाद बेंजामिन के फादर की डेथ होती है। इसके बाद बेंजामिन न्यूयॉर्क डेजी का शो देखने के लिए जाता है। हाथ में फूल लिए बेंजामिन बैक स्टेज पे डेजी से मिलता है और डेजी अपने दोस्त को अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी पे इनवाइट करती है। पार्टी अटेंड करने के बाद बेंजामिन अपसेट होता है और यहाँ से निकलने लगता है और वो डेजी को अपने फ्रेंड्स के साथ डांस और एंजॉय करते हुए देख लेता है और यहाँ पे उसे पता चलता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। बेंजामिन को लगता है कि वो दौड़ के उसके पास आएगी और हग करेगी और कहता है कि तुम मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता। वो अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ चुकी है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है। बेंजामिन और डेजी अलग अलग शहरों में रहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के बारे में कभी भी सोचना बंद नहीं करते। एक दिन डेजी के साथ एक दुर्घटना होती है। डेजी की टक्कर एक गाड़ी से होती है और उसकी टांग 5 जगहों से टूट जाती है और यहीं पे उसका डांसिंग करियर खत्म होता है और बेंजामिन उसको देखने के लिए हॉस्पिटल में आता है। लेकिन यहाँ पे उनका एक और बकवास होता है और दोबारा से इनके रास्ते अलग होते हैं। अब कुछ साल बाद डेजी न्यू ऑरलिंस वापस आती है और बेंजामिन से मिलती है और ये बूढ़ा आदमी अब पूरी तरह से चेंज होके एक यंग इंसान में तब्दील हो गया है और डेजी की उम्र का ही लगता है और इस टाइम पे वो समंदर में सैर करने के लिए चले जाते हैं। अब इसके बाद बेंजामिन की अडॉप्टिव मदर यानी कि क्वीनी की मौत होती है और गुड बाय कहने के बाद बेंजामिन और डेजी एक साथ रहने लगते हैं। डेजी एक डांस टीचर बनती है और इनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही होती है और एक दिन डेजी बेंजामिन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और यहाँ पे उनको डर होता है कि कहीं ये बच्चा उसके फादर की तरह ही उस डिजीज का शिकार तो नहीं। और इसके बाद डेजी एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म देती है और ये इसका नाम कैरोलाइन रखते हैं और ये कैरोलाइन वही कैरोलाइन होती है जो अपने पिता की डायरी अपनी मदर को सुना रही है। बेंजामिन को समझ में आता है कि वो अब यंग हो रहा है, ना कि बूढ़ा, और यहाँ पे उसे पता चलता है कि वो एक नॉर्मल फादर या हस्बैंड नहीं बन सकता। वो अपना सारा बिजनेस बेच देता है और सारी प्रॉपर्टी बेच देता है और पैसों को अपनी वाइफ के बैंक में ट्रांसफर करके यहाँ से निकल जाता है। And so that you and your mother might have a life. और इस दौरान बेंजामिन दुनिया घूमता है और जो भी काम मिले वो करने लगता है। वो हर तरह के लोगों से मिलता है, लेकिन हर साल वो अपनी बेटी को वो पोस्ट कार्ड लेटर्स भेजता रहता है। डेजी एक बहुत अच्छे आदमी से शादी कर लेती है और खुशी खुशी रहती है और एक दिन बेंजामिन अपनी फैमिली को देखने के लिए आता है। बेंजामिन 20 साल का लड़का जैसा लग रहा होता है और यहाँ पे उन्हें समझ आता है कि इन दोनों ने जो फैसला किया था अलग होने का वो एक अच्छा फैसला था, लेकिन वो अब भी एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और होटल रूम में रात गुजार के वो दोबारा से अलग होते हैं और बहुत सालों बाद वो दोबारा मिलते हैं। एक बूढ़ी औरत बन चुकी होती है और यहाँ पे बेंजामिन एक टीनेजर की तरह लग रहा होता है। बेंजामिन नर्सिंग होम में रहने लगता है जहाँ पे उसे हर सहूलियत मिलती है और इस टाइम पे डेजी उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। उसकी बेटी अलग रहती है और उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी है। वो अपना सारा टाइम इस बच्चे की तरफ लगाती है जो असल में एक बूढ़ा आदमी होता है। बेंजामिन और भी जवान होता रहता है और वो अपनी पिछली लाइफ भूल रहा है। डेजी उसे अपने बच्चे की तरह पालती है जैसे कि
आम लोग उसे देखते हैं, एक बच्चा और उसकी बूढ़ी माँ। और इसी दौरान उस स्टेशन की घड़ी को हटाकर एक नई घड़ी लगाई जाती है और इसके बाद बेंजामिन एक बच्चे की तरह अपनी पत्नी की गोद में दम तोड़ देता है। लेकिन मरने से पहले उसे अपनी सारी जिंदगी याद आती है और वो डेजी को एक सौरवफुल नजर से देखता है। कैरोलाइन स्टोरी को खत्म करती है और इसी दौरान तूफान आने लगता है और ये पानी उस बेसमेंट में आता है जहाँ पे वो क्लॉक रखी गई होती है। कैरोलाइन खिड़की से देखने लगती है कि क्या हो रहा है और दूसरी तरफ से डेजी अपनी आखिरी सांस लेती है बेंजामिन के नाम के साथ।